वेलकम छात्रों, हम लोग कुछ अंतराल के बाद जो भारतीय उद्योग का शीर्षक से एक सीरीज चला रहे थे, उसको ये तीसरी कड़ी है। और इस कड़ी में हम लोग दो उद्योगों का अध्ययन करेंगे। एक जो हमारा विषय होगा वो कागज उद्योग और दूसरा जो विषय होगा वो सूती उद्योग यानी कॉटन फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज। पढ़ाने से पूर्व ये बात बता दें कि हमने जो आपके लिए तैयार किया है वो वस्तुनिष्ठ आधार पर तैयार किया है। चूंकि ऐसा सेक्शन है जिसमें वस्तुनिष्ठता प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यदि इस दोनों उद्योगों के संबंध में कोई सरकार नीति घोषित करती है, कोई नई पॉलिसी बनाती है, तो ऐसी स्थिति में ये मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके डेटा का आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बहुरूपीय ढंग से ये टॉपिक्स काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपका दायित्व बनता है कि इन डेटा को, इन आंकड़ों को बढ़िया से समझिए और इसका स्मरण कीजिए। सबसे पहले हम उठाते हैं कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्रीज। जहां तक कागज उद्योग का प्रश्न है, पेपर इंडस्ट्रीज का प्रश्न है, तो यह उद्योग हमारे सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में बहुत उपयोगी रहा है। सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में उपयोगी का अर्थ ये हुआ कि इसका अधिकांश प्रयोग कागज का जो होता है वो लेखनी कार्य में होता है, लिखने में होता है। जहां तक कागज पर लिखने की परंपरा का प्रश्न है या जहां तक लेखन का प्रश्न है, तो आरंभ में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग कहां लिखते थे? तो पत्थरों पे या ताम्रपत्रों पे या भोजपत्रों पे या ताड़पत्रों पे लिखा जाता था। जो पाषाण थे या ताम्रपत्र था, इसके तो डिस्ट्रॉय होने की संभावना नहीं थी, लेकिन जो भोजपत्र था और ताड़पत्र था ये खत्म हो सकते थे। इसलिए इसके लिखने के बाद संरक्षण की परिपाटी अपनाई जाती थी और संरक्षण इस रूप में अपनाया जाता था कि ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखने के पश्चात उसको मेष चर्म का लेप ऊपर से चढ़ा दिया जाता था। यानी जो जानवर होते हैं, खास तौर से जो हिरन, तो उसका पेट का जो पतला वाला झिल्ली होता था, उस झिल्ली से इसको मढ़ दिया जाता था और फिर दो सुराख कर करके लकड़ी की तख्ती बना दी जाती थी, लकड़ी का प्लेट बना दिया जाता था और दो प्लेट के बीच में हर पन्ने को सजा करके जो मेष चर्म से लेपित रहता था उसको उस पे रख के और रस्सी से जो दो सुराख होते थे बांध करके एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता था। और इसको हम लोग बोलते थे पांडुलिपि यानी मनुस्क्रिप्ट्स। इसका सबसे बड़ा संग्रहालय, पूरे एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हमारे ही राज्य में, बिहार में, पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी के रूप में हमारे पास संरक्षित है। वहां कभी भी आप जाइएगा तो इस प्रकार की अनेक पांडुलिपियों, मनुस्क्रिप्ट्स को आप देख सकते हैं। हालांकि प्राचीन काल में मिस्र में हमें एग्जाम्पल्स मिलता है पेपिरस का। पेपिरस एक पौधा होता था और उस पौधों के पत्तों से जो है पेपर तैयार किया जाता था। पेपर शब्दावली ही जो उदित हुआ है वो पेपरस नामक पौधे से। क्योंकि पेपरस नामक पौधे का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था, इसीलिए जब कागज बना तो इसका नाम पेपर जो है वो पड़ गया या पेपर दिया गया। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कागज, आधुनिक जो कागज आप लोग लिखते पढ़ते हैं, उस पर अगर दृष्टि डाली जाए तो आधुनिक कागज का जो निर्माण किया था वो चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने किया था। और चीन से यह विश्व के अन्य देशों में कैसे फैला? तो खिलाफत अब्बासिया के दौर में कुछ चीनी लोगों को पकड़ करके खिलाफत अब्बासिया के सैनिक बगदाद ले आए और बगदाद में इन लोगों से, इन चीनी सैनिकों से या चीनी नागरिकों से कह लीजिए, कागज बनाने की कला बगदाद के खलीफा ने सीख लिया। तो बगदाद उस समय जो सेंटर था, पूरे विश्व का सेंटर था, वहां कोई चीज आ जाने का मतलब यह है कि ज्ञात तीनों महादेश में, उस समय जो 7 महादेश है वो ज्ञात नहीं थे, ये आपको पता है पहले से।
जो ज्ञात महादेश था वो कौन था, यानी हर महादेश एक दूसरे को जो पहचान रहा था वो एशिया था, अफ्रीका था और यूरोप था। बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब महादेश जो है वो परिचित नहीं थे। लोग रहते होंगे लेकिन दुनिया से परिचित नहीं थे, दुनिया एक दूसरे को नहीं जानती थी। तो बगदाद में जब कागज आविष्कृत हो गया या बनने लगा तो तीनों महादेश यानी पूरे विश्व में ये बातें फैल गई और उस समय से, बगदादी खलीफा के समय से कागज जो है वो इस्तेमाल होने लगा। भारत में जहां तक बात है तो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इसका इस्तेमाल करना अल्प मात्रा में शुरू किया, बहुत व्यापक पैमाने पे नहीं, लेकिन मुगलों के समय तक आते आते व्यापक पैमाने पे कागज का इस्तेमाल होने लगा। मुगल सरकार अपने सारे आदेश, सारे निर्णय कागजों पे लिख करके सुरक्षित रखने लगे। बहुत बड़ी मात्रा में लेखकों ने पुस्तकें लिखनी शुरू की। इन पुस्तकों को लिखा गया। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं आया था, तो हाथ से कागज पर लिखे जाते थे और उसके लिए एक वर्ग डेवलप हुआ था जिसको हम लोग बोलते थे कातिब। कातिब यानी लिखने वाला। तो उस समय कातिबों का समाज में बहुत उच्च स्थान था, यानी पढ़ा लिखा हुआ आदमी का मतलब ही होता था कातिब। तो वो जो है वो पुस्तकों को लिखा करता था और एक कातिब को एक पुस्तक 2, 3, 4, 5, 10 पीस में लिखता था। वही सब खुदा बख्श में हस्तलिखित जो पुस्तक है जिसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, वो सारे के सारे सुरक्षित हैं, रखे हुए हैं, प्रिजर्व किए हुए हैं। जब पुर्तगीज आए यहाँ भारत में तो 1505 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस आया और प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही आया तो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो लगा वो गोवा में लगा और गोवा में जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस लगता है वैसे ही कागज के उपयोग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर जो एक ऐतिहासिक जानकारी हम देना चाहते हैं आपको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि उस समय जो कागज बनता था हमारे देश में, वो कागज कहीं और नहीं बनता था। आधुनिक कागज उद्योग के स्थापना के पूर्व भारत में पारंपरिक रूप से कागज बनाने की जो तकनीक थी वो इस देश के जिस राज्य में थी वो राज्य बिहार है। और वो भी ताज्जुब की बात यह है, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि बिहार के और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है गया जिला जिसमें हम लोग रहते हैं, उससे कट करके अब वर्तमान समय में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है अरवल, वहां ही कागज बनता था। और आज भी आप जाइएगा अरवल में तो चूंकि कागज वहां बनता था इसलिए वहां एक मोहल्ला ही है कागजी मोहल्ला। सोन नदी के किनारे बांस का बहुत व्यापक पैमाने पे पैदावार होती थी, जिसको वहां स्थानीय लोग बंसवड़िया के नाम से जानते थे। और बांस से उच्च कोटि का कागज बनता था। अभी भी वहां भग्नावशेष के रूप में जो कागज उद्योग के निर्माण के लिए जो चीजें अनिवार्य थी, आवश्यक थी, उसके अवशेष पाए जाते हैं। उसमें बड़े बड़े जो है टैंक बने हुए आपको मिलेंगे जिसमें इनके लुगदियों को यानी बांस के लुगदियों को सड़ाया जाता था। उसके बाद बड़े बड़े कंक्रीट का जो है वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो भग्नावशेष रूप में है, उस पर उन लुगदियों को सुखाया जाता था। और जो अरवल में कागज बनता था उस कागज का उपयोग सिर्फ भारत में नहीं होता था, उस कागज का उपयोग यूरोपीय देशों में यहां से निर्यात किया जाता था और सबसे उच्च कोटि का कागज था। तो जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने उस उद्योग को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के पीछे जो उद्देश्य था उनका वो ये कि भारत में पारंपरिक रूप से एक चीज ऐसा है कपड़ा जिसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं और उसके वजह से कपड़े वस्त्र उद्योग के वजह से भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। अगर ये दूसरा एक ऐसा उद्योग जो पनपा हुआ है यहाँ और एक निश्चित क्षेत्र में पनपा हुआ है, अगर इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो भारत का शोषण हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक रणनीति के तहत जो है
वो अरवल के कागज उद्योग को अंग्रेजों ने जो है समाप्त कर दिया। ये पूरी बात जो हम बता रहे हैं, इस पर आपके मगध विश्वविद्यालय के जो हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं निरुपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उनका इन पे रिसर्च है, बुक भी है, और उन्हीं बुक के उन्हीं रिसर्च के आधार पे ये सारी बातें हम लोग आपको बता रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब अरवल के कागज इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया, तो उसी समय से कागज का आयात होना शुरू हुआ। ब्रिटिश पीरियड में कागजों का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अब भारत में कागज उद्योग का स्थापना करना उनके लिए मजबूरी हो गई। इस प्रकार से भारत में आधुनिक कागज उद्योग की नींव डाली गई। अब देखिए, इसमें जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखना और समझना है कि ये जो उद्योग है कागज उद्योग, इसकी प्रकृति जो है वो भार हरासी की है। भार हरासी का मतलब यह है कि वेट लूजिंग कैरेक्टर है इसका। वेट लूजिंग का अर्थ ये हुआ यहां पर कि जितना मात्रा में कच्चा माल होता है इसका, उस कच्चे माल से बहुत अल्प मात्रा में हम उत्पाद प्राप्त करेंगे। अर्थात कागज बनाने के लिए जो कच्चा माल है उसका बहुत बड़ी मात्रा जब हम लेंगे, तब एक छोटा सा कागज की मात्रा हम लोग को प्राप्त होगी। और डेटा क्या है उसका? डेटा यह है कि अगर 1 टन कागज आपको बनाना है, ठीक है, तो 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कितना? 22 टन। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये भार हरासी वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। वेस्ट बहुत निकलता है। नहीं, वेस्ट नहीं होता है, वो गल करके कम हो जाता है। वेस्ट नहीं होता है कुछ। हम आगे आपको बताते हैं कि जिन चीजों से बनता है तो उन चीजों को पहले गलाया जाता है, ठीक है, तो गलने के बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो कागज के इस्तेमाल के लिए, ये कागज के निर्माण के लिए जो कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, उस कच्चे माल को जब गलाया जाता है तो उसका भार बहुत कम हो जाता है। कितना? कि अगर 1 टन हम लोग को कागज बनाना होगा, यानी कागज बनाया, उसका वेट 1 टन अगर हुआ, तो वो कागज 22 टन कच्चे माल से बना है। यानी 22 टन कन्वर्ट होकर के क्या बन गया? 1 टन। इसका मतलब भार में कमी आई। अब ये भार में कैसे कमी आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कच्चा माल था उसमें आर्द्रता यानी जल की मात्रा ज्यादा थी। तो जब सूखा हो तो जल की मात्रा जब समाप्त हो गई तो वो घट कर करके 22 टन से कितना हो गया? 1 टन हो गया। अब देखिए कि आधुनिक उद्योग में जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है कागज बनाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी मात्रा बांस का है। माने अधिकांश तक कागज जो है वो बांस से बनाए जाते हैं। यानी 100% अगर माने तो 100 में 70% कागज किससे बनेगा? बांस से। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है इसका कच्चा माल, वो है सवाना घास। ठीक है, हम घास आपको पढ़ाए होंगे ज्योग्राफी में, घास के मैदान, तो उसमें पंपास, प्रेरीज, सवाना, वेल्ड, डाउन्स, ये सब याद पड़ रहा है आपको? तो हमने आपको बताया था कि जितने भी घास के मैदान हैं, ये सब के सब कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, है ना, यानी टेम्परेट जोन के घास के मैदान है। और ये बहुत उपजाऊ मैदान है, यहां गेहूं की फसलें होती हैं। जैसे प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं, पंपास दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं, विल्ड जो है वो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं, और डाउन्स जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलते हैं। और सवाना जो घास का मैदान है वो एशिया महादेश में और अफ्रीका महादेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये घास का मैदान क्या होता है? झाड़ी के रूप में थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग कागज के बनाने में करते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने की खोई
गन्ने की खोई को जानते हैं क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बराबर। गन्ने की खोई को बोलते हैं चेपुआ। ठीक है। गन्ना जो गाड़ा जाता है मशीन से, तो जो उसका खोई बचता है उसको क्या बोलेंगे? चेपुआ। तो आमतौर पे इस चेपुआ का इस्तेमाल लोग जलावन के रूप में गांव देहात में करते हैं। यानी केतारी पिरा गया तो उसका जो बचा चेपुआ उसको लोग जला देते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छे क्वालिटी का कागज इससे बनता है, चेपुआ से। इसके बाद मुलायम लकड़ी जो होती है वो भी कागज में इस्तेमाल होता है। जो गेहूं चावल का जो पुआल होता है, पुआल जो गांव में आप देखते हैं कि खरपतवार जो उसका वेस्ट बचता है वो, या फिर रद्दी कागज जो फेंक दिया जाता है, फिर से उसको लोग चुन कर करके बेचते हैं और कलेक्ट कर करके कारखाने में जाता है। तो ये सब भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन कच्चे माल का सबसे ज्यादा प्रतिशतता है वो किसकी है? बांस की है। और उसके बाद सवाना घास की। हमने प्रतिशत के रूप में इसलिए लिख दिया कि अगर क्वेश्चंस बहुत टफ करेगा तो आपको योगदान बोलेगा कि कागज बनाने में किन कच्चे माल का योगदान के प्रतिशतता के आधार पे घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो फिर प्रश्न काफी टफ हो जाता है। तो यही वजह है कि कच्चे माल की प्रतिशतता के आधार पे हमने डेटा को आपके बोर्ड पर लिख दिया। आपका दायित्व बनता है इसे कॉपी में लिखते जाइए और बराबर देखिएगा तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे खंड में कि कारखाना। जैसा कि पूर्व के लेक्चर्स में हमने अभी बताया आपको कि पारंपरिक रूप से कागज आरंभ में बनता था, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स कहां था? तो हमारे इस गया जिला के अंतर्गत जो पूर्व का क्षेत्र था, जो खुद एक जिला बन गया यानी अरवल, वहां का कागजी मामला कभी जाइएगा तो देखिएगा। लेकिन आधुनिक कारखाना का जो नींव पड़ी, जिसमें वृहद पैमाने पे कागज का इस्तेमाल किया गया, वो ब्रिटिश का देन था। और वो सबसे पहला कारखाना जो लगा श्रीरामपुर में लगा, श्रीरामपुर नहीं। आम तौर पे लोग श्रीरामपुर बोल देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। आप गया से ग्रैंड कॉर्ड लाइन से जाइएगा। गया से हावड़ा जाने के लिए दो लाइनें हैं, एक मेन लाइन, एक ग्रैंड कॉर्ड लाइन। तो मेन लाइन पटना से होते हुए जाता है, ठीक है। और जो गया से होते हुए लाइन जाती है वो ग्रैंड कॉर्ड लाइन जाती है। और ये दोनों लाइन बर्धमान स्टेशन में जाके मिल जाती है। यानी यहां से ये पटना से बर्धमान तक डबल लाइन है और बर्धमान से हावड़ा के लिए 4 लाइन है। 2 लाइन ग्रैंड कॉर्ड का और 2 लाइन जो है वो मेन लाइन का। तो कुछ स्टेशन आपको दोनों पर मिलेंगे और फिर बीच में अलग अलग पार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ जाता है वो। तो कुछ स्टेशन जो है बर्धमान से हावड़ा तक या तो ग्रैंड कॉर्ड पर मिलेंगे या तो मेन लाइन पर मिलेंगे, और फिर आगे जाकर के फिर दोनों एक हो जाता है हावड़ा आने से पूर्व। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको श्रीरामपुर जो है वो ग्रैंड कॉर्ड लाइन पे है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से ही आज भी वो कारखाना आपको दिखाई पड़ेगा जो कागज बनाता है। आज भी वहां कागज बनता है। हम बता इसलिए दे रहे हैं, कभी आप हावड़ा जाइए तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं ट्रेन पर ही बैठ करके। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय ये कारखाना असफल रहा, उत्पादन नहीं कर पाया। जो प्रथम सफल कारखाना था वो कलकत्ते में ही बना। ये भी आपको ग्रैंड कॉर्ड लाइन पे, जहां पर ग्रैंड कॉर्ड लाइन और मेन लाइन मिलता है जिस स्टेशन पर, उस स्टेशन का नाम ही बालीगंज है। ये बहुत बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है ये हावड़ा से पहले। यहां भी ट्रेन पर से आपको कागज उद्योग का कारखाना बगल में ही ये दिखाई पड़ जाएगा। तो ये पहला सफल कारखाना था बालीगंज का। क्लियर? दूसरा कारखाना लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1879 में बना। तीसरा टीटागढ़, ये भी पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको उसी लाइन पर मिलेगा। तो ये भी 1879 में बना। उसके बाद अगला कारखाना जो बना 1887 में रानीगंज में, ये भी पश्चिम बंगाल में है, जो कोयले के लिए बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये सब जितने थे वो स्वतंत्रता से पूर्व थे और जितना उत्पादन होता था उतना उपभोग के दृष्टिकोण से पर्याप्त थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद कागज का
उपयोग जो है बहुत व्यापक पैमाना पे होने लगा, इसलिए उसके बाद कागज उद्योग बहुत बड़े पैमाना पे बना, स्थापित किया गया। और वर्तमान समय में कागज मिलों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 700 है। कितना? 700। इसमें जो कागज बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। एक तो सिंपल कागज जिसको आप लोग लिखते उखते हैं वो, और कार्डबोर्ड यानी कागज का बोर्ड जो बनता है, जैसे इसको आप कूट बोलते हैं, ठीक है। तो कूट का भी बहुत सारा चीज इस्तेमाल होता है। तो ये 70 लाख टन बनता है, यानी कागज जो बच्चे लोग या आप लोग इसका कॉपी बनाते हैं या लिखते हैं, और कूट का। और 75 लाख टन जो है वो अखबारी कागज बनता है हमारे यहाँ। लेकिन ये अपर्याप्त है, जितना खपत है हमारे यहाँ 110 लाख टन कागज और बोर्ड का खपत है, और 115 लाख टन अखबारी कागज का खपत है। उसकी तुलना में कागज का निर्माण जो है वो कम हो रहा है। तो क्या होता है कि हम लोग बेल्जियम से कागज का आयात करते हैं। किस देश से? बेल्जियम से, बड़े पैमाने पे। और भी 7-8 देश हैं जिनसे अल्प मात्रा में कागज का आयात किया जाता है, लेकिन बेल्जियम से कागज का सबसे ज्यादा आयात किया जाता है। इतना होने के बावजूद भी अगर कागज के खपत यानी उपभोग पर दृष्टि डालें तो ये काफी कम है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पे 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कागज का खपत माना औसत है। अर्थात कि अगर आपको विकसित देश की श्रेणी में आना है तो ये एक पैमाना है कि अगर वहां के नागरिक 50 किलोग्राम प्रति वर्ष की दर से कागज का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो विकसित हैं। इसकी तुलना अगर अपने देश में करें तो मात्र 5.5 किलोग्राम ही कागज का उपभोग भारत का नागरिक प्रति वर्ष करता है, जो इस बात को इंगित करता है कि यहां अभी भी एजुकेशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लोग कागज का अल्प मात्रा में ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक रोजगार का प्रश्न है तो प्रत्यक्ष रूप से 3 लाख लोगों को रोजगार कागज उद्योग में मिला हुआ है। मतलब जहां पर इंडस्ट्री है उसमें 3 लाख लोग एम्प्लॉय हैं, और उससे जुड़े हुए संलग्न क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रीज में नहीं है, बाहरी रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं या रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 10 लाख। क्लियर? जैसे बसवड़िया बना रहे हैं तो बांस को काटना हुआ, पहुंचाना हुआ कागज उद्योग के लिए, तो वो सब अप्रत्यक्ष रूप से कागज उद्योग में जुड़े हुए हैं। मान लिया कलेक्ट कर रहे हैं क्या, तो रद्दी कागज बेच रहे हैं उसको, तो वो भी एक प्रकार से कागज उद्योग में लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि उत्पादक राज्य में अगर देखते हैं तो सबसे 1 नंबर पर है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। कुल भारतीय उत्पादन का यहाँ 18% उत्पादन होता है, और उद्योग यहां कितना है? तो 18 उद्योग ही है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कागज उत्पादन में जो है वो महाराष्ट्र है। यहां कुल उत्पादन का 14% उत्पादन होता है, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि उद्योगों की संख्या महाराष्ट्र में अधिक है। तो ये क्वेश्चन राइज कर सकता है कि उद्योगों की संख्या के आधार पर प्रथम नंबर पर कौन है? तो महाराष्ट्र। लेकिन कागज उत्पादन में महाराष्ट्र कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? तो आंध्र प्रदेश। और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, जहां कुल उत्पादन का 11% उत्पादन होता है, और यहाँ 13 उद्योग है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता के समय उद्योग की संख्या में भी सबसे अधिक था और कागज उत्पादन में भी सबसे अधिक था। लेकिन बाद के कालों में धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में यह उद्योग ज्यादा विकसित हुआ। इस कारण से वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल जो है कागज उत्पादन में तीसरे स्थान पर संख्या में भी और उत्पादन में भी चला गया है। क्लियर? एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये कि अखबारी कागज भारत में कहां बनते हैं। तो इसका एकमात्र जवाब सब लोग को रटवाया जाया करता था कि वो नेपा नगर मध्य प्रदेश में। लेकिन वर्तमान समय में नेपा नगर के अतिरिक्त 2 और जगह हैं जहां अखबारी कागज बनते हैं, और वो जगह कौन है? सांगली और बल्लारपुर। और सांगली और बल्लारपुर दोनों कहां है? तो महाराष्ट्र में।
तो छात्रों, ये था कागज उद्योग के बारे में पूरी जानकारी। आप बोर्ड की बात को अपने कॉपी पे अलग डायग्राम बना के लिखते जाए, क्योंकि वो ताकि वो सुरक्षित रहे, और इस डेटा को आप बार बार देखिए ताकि डेटा आपको याद आ जाए। जो बोर्ड पर बातें लिखी हुई हैं वो 3-4 पेज की बात को एक जगह लिखी गई है। अगर इसको आप अपने कॉपी में सुरक्षित रखते हैं तो आपके पास हमेशा के लिए याद करने का एक अच्छा साधन रहेगा। बाकी वीडियो है उसको आप बराबर देख करके भी अपने याददाश्त को और मजबूत कर सकते हैं, या टॉपिक को अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, दूसरा उद्योग जो हम लोग को आज की क्लास में देखना है वो है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कॉटन फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज। देखिए, जहां तक सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन फैब्रिक इंडस्ट्रीज की बात है तो कुछ ऐतिहासिक बातें जानना काफी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहली बात यह कि भारत को यह सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे देश ने विश्व का जो नंगापन था, जो न्यूडनेस था, उसको दूर किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कपड़े का आविष्कार भारत में हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। जो 2750 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की जो सभ्यता है, उस सभ्यता में जो पैरेलल सिविलाइजेशंस थे, यानी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं में जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसके पूर्व विश्व हर पेड़ के पत्तों से या जानवरों के खालों से अपने बदन को ढका करती थी। जब कांस्य युगीन आया, ब्रॉन्ज एज आया, तो भारत के हड़प्पा सभ्यता में कपड़े का, वस्त्र का उत्पादन होना शुरू हुआ, और इसके बजाते तौर पे मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, बचे हुए प्रमाण। तकली, कतुआ, करघा, ये सब उपकरण मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। इसके तुलना में यदि मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन में देखते हैं तो इन सभी चीजों का अभाव था, निर्माण यंत्र का। उससे इतिहासकारों का यह कहना है कि उसी समय भारत से इन सारे सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया का तो बजाते तौर पे साक्ष्य मिला है कि वहां व्यापार होता था, तो कपड़े का व्यापार होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व के नंगापन को हमने दूर किया। अब यह उद्योग ग्रामीण और कुटीर उद्योग के रूप में उस समय से कंटिन्यूअस चलता रहा, और जो प्राचीन काल में रोम का था, तो रोम हमारे यहां से काली मिर्च या गरम मसाले तो लेता ही था, साथ ही साथ कपड़े का भी हमारे देश से वहां निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश पीरियड आया तो उस समय तक भी हमारे यहाँ का कपड़ा उद्योग काफी उन्नतिशील था, तो अंग्रेजों को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी, टैक्सेशन बहुत लाभ दिया गया, और नतीजा क्या हुआ कि भारत जो प्राचीन काल से ब्रिटिश पीरियड तक कपड़े के मामले में विश्व पर इसका एकाधिकार था, वो एकाधिकार समाप्त हो गया, और इसी कपड़े व्यापार के आधार पर ब्रिटेन जो है वो एक विश्व शक्ति बनने में सफल रहा। इसलिए कोई सामान्य सी बात नहीं है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो पलटी कि भारत जो विश्व का कपड़े के उत्पादन में एकाधिकार इसका था, वो एकाधिकार समाप्त हुआ, तो अंग्रेजों के द्वारा जिस नीति के तहत समाप्त किया गया वो उसकी प्रशासनिक नीति थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी। क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एक मामूली सा परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन क्या था कि भारतीय वस्त्रों पर यूरोपीय देशों में शुल्क को बढ़ा दिया, और ब्रिटिश से वस्तुओं पर यानी कपड़ों का शुल्क भारत में घटा दिया। तो 10-20 वर्षों के अंदर ये फलता फूलता उद्योग पूरी तरीके से विनष्ट हो गया। इसलिए किसी देश के विकास करने के लिए प्रशासनिक नीतियां बहुत हद तक उत्तरदायी होती हैं। इसलिए प्रशासनिक नीतियों पर दृष्टि डालना, प्रशासनिक नीतियों पर ध्यान रखना काफी ही जरूरी हो जाता है। उससे लोगों का विकास प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। सरकार चाहे तो किसी उद्योग को बढ़ावा देना चाहे तो उसके लिए प्रशासनिक नीति अपनानी पड़ेगी,
अगर प्रशासनिक नीति उस उद्योग के विरुद्ध है तो वो उद्योग जो है धराशायी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के देश में अब सरकार को यह चाहिए कि इस तरह के जो उद्योग है उसको किस प्रकार से प्रमोट करे, किस प्रकार से रोजगारोन्मुखी बनाए। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में आज भी नीतियों के परिवेश में सोचने का समय है। कैसे, तो अध्ययन के क्रम में आगे हम लोग देखेंगे। अब जो इतना लेक्चर्स में हमने बताया कि प्राचीन काल से ब्रिटिश पीरियड तक कपड़ा उद्योग में भारत का एक छत्र राज था, वो राज ग्रामीण और कुटीर उद्योग के रूप में था। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकता जो है वो कब आई, तो 18वीं शताब्दी में आई। कहां आई, तो ब्रिटेन में आई। ब्रिटेन में क्या हुआ कि हस्तकरघा के स्थान पर जो पहले कपड़े बनते थे वो हैंडलूम कहलाता था, जिसमें उत्पादन सीमित मात्रा में होता था। उसके जगह पर पावरलूम आया। एस्पेरिंग जेनी ने जो है पावरलूम का आविष्कार किया। सूत कातने की मशीन का आविष्कार हुआ और इस तरीके से बड़ी बड़ी मिलें ब्रिटेन में लिवरपूल और मैनचेस्टर में लगी और भारत में उस समय उत्पादन हस्तकरघा से ही हो रहा था। ऐसे में मशीन निर्मित कपड़े से भारत के हस्त निर्मित कपड़े मुकाबला नहीं कर सके और धराशायी हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में आधुनिक उद्योग भारत में कब लगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आधुनिक उद्योग जो भारत में लगा वो सबसे पहले जो लगता है वो 1818 ईस्वी में। कब? 1818 में। कहां लगता है? फोर्ट ग्लास्टर। ये नाम याद रखिएगा। यहां फोर्ट ग्लास्टर जगह कहां था, तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन दुर्भाग्य से यह सफल नहीं हुआ बल्कि असफल हो गया। जो प्रथम सफल मिल लगी वो 1854 में कहां लगी? मुंबई में लगी। और लगाने वाले कौन थे? तो के.एन. डवार यानी कवास जी नाना भाई डवार, ये पहला सफल मिल था। ये पारसी थे और पारसी लोग आज भी कपड़ा उद्योग में काफी उन्नतिशील। उसके बाद फिर ब्रिटिश के द्वारा नहीं बल्कि भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से भारत में कपड़ा उद्योग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्पित और पल्वित होना शुरू हुआ। 1900 ईस्वी तक आते आते कवास जी डवार ने जो नींव डाली थी तो लगभग 102 कपड़ा के मिलें भारत में बन गई थी। कितना? 102। अब आते हैं कि कपड़ा उद्योग की प्रकृति क्या है, तो ये कृषिगत कच्चे माल की प्रकृति का है और आर्द्र जलवायु प्रधान प्रकृति का है। मतलब क्या है कि एक ऐसा उद्योग है जिसका कच्चा माल कृषि से उत्पन्न होता है। यदि कपास क्या होता है, इसके पौधे होते हैं, उससे रुई निकलता है, रुई से फिर धागा बनता है और धागा से फिर कपड़े बनते हैं। हालांकि वर्तमान समय में तकनीक के अधिक विकसित होने से टेरिलीन का, पॉलिस्टर्स का, इन सभी चीजों से भी धागा बनता है और ये धागा जो है वो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से बनता है। तो अब बहुत सारे पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से, ये रेनान से, ये सबसे भी धागा बनने लगे हैं। लेकिन सूती वस्त्र धागा या सूती वस्त्र उद्योग 100% आज भी जो डिपेंडेंट है वो किस पर है, तो पौधे के कच्चे माल पर। और इसके लिए ये अनिवार्य है कि उसकी जलवायु आर्द्र हो। क्या हो? ह्यूमिड हो। अब गौर से देखिए कि गया में डालमिया ने एक कपड़ा उद्योग लगाया था आपको स्टेशन के बगल में, वो सफल नहीं रहा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो। और वही फल्गु नदी के तट पे उस तरफ जो है वो पटवा टोली है जहां आज भी कपड़ा बुना जाता है। तो गेही में आपको कॉटन मिल जो था डालमिया का वो फ्लॉप हो गया और पटवा टोली सफल है। तो इसके पीछे कारण है कि जो ह्यूमिड माहौल चाहिए था, जो ह्यूमिडिटी चाहिए था, वो कॉटन मिल जिस जगह पे डालमिया ने एस्टैब्लिश किया वहां पर उस ढंग का धागा नहीं बन पा रहा था, टूट जा रहा था, इसलिए असफल हो गया। लेकिन वही इसी गया में पटवा टोली में
फल्गु नदी के आर्द्रता के कारण जो है वो उस लोकेशंस में आर्द्रता, आदर्श आर्द्रता है कपड़े के लिए, इसलिए वहां आज भी बन रहा है कपड़ा। तो इसलिए कपड़ा उद्योग के लिए जरूरी है कि कच्चा माल जहां हो और जहां आर्द्र जलवायु हो वहां ज्यादा ये कपड़ा उद्योग जो है पुष्पित और पल्लवित होता है। ये इसका नेचर है। इसकी विशेषता क्या है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए? तो बहुत ज्यादा विशेषता है। पहली विशेषता है कि रोजगार प्रदाता में यह दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पे जो रोजगार मिलता है रेलवे के द्वारा, हम लोग के यहां मिलता है। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। और दूसरे स्थान पर कपड़ा उद्योग जो है उससे हम लोग को रोजगार मिलता है। कितना मिलता है साहब? तो संगठित क्षेत्र में 12 लाख लोग लगे हुए हैं। यहां पर संगठित क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? संगठित क्षेत्र का अर्थ हुआ कि बड़े मिले, बड़ी मिले जो है वो। और असंगठित क्षेत्र में है क्या? तो हैंडलूम और पावर लूम। तो इसमें 67 लाख लोग लगे हुए हैं। कितना? 67 लाख। सबसे अधिक लोग जो लगे हुए हैं किसमें? पावर लूम और हैंडलूम में। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो बड़ी मिलें हैं जिसको हम लोग संगठित क्षेत्र में कह रहे हैं, उसमें अभी योगदान बड़ी मिलों का 10% है। लेकिन जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जितने कपड़े उत्पादन होते थे उसका 80% भाग बड़ी मिलों से होता था। बात समझ में आ रही है? लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार की नीतियों के कारण पावर लूम और हैंडलूम की संख्या जो है वो बढ़ती गई और वर्तमान समय में सबसे अधिक उत्पादन जो हमारे देश में होता है 83% वो किससे? पावर लूम से। और कम उत्पादन जो होता है वो किससे? 11% हैंडलूम से। अब देखिए यहां पर ध्यान हमने कहा कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कपड़े उद्योग में नवीन तकनीक जो 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कहा जाता है, 2014 के बाद इसकी शुरुआत होती है। 2014 में वैश्विक स्तर पे औद्योगिक क्रांति का 4था जनरेशन शुरू हुआ। ठीक है? पहला जनरेशन कब? तो औद्योगिक क्रांति का पहला जनरेशन माना जाता है कि जब लोगों ने हाथ से कोई चीज बनाया होगा पाषाण काल में। ये फर्स्ट जनरेशन था उद्योग का। सेकेंड जनरेशन कब? तो जब लोगों ने मशीन का उसमें इस्तेमाल किया हो, जैसे करघा, सूत काटने के लिए, बिनने के लिए। तो ये सेकंड जनरेशन का था। और बड़े बड़े उद्योग जो 18वीं शताब्दी में लगे, जिसमें भाप के इंजनों का इस्तेमाल किया गया, पावर लूम का इस्तेमाल किया गया, तो ये 3rd जनरेशन कपड़ा उद्योग का था, यानी तृतीय औद्योगिक क्रांति। और अब उद्योगों में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। कब से? 2014 के बाद से। तो इसको 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस है तो ये बुरा नहीं है, लेकिन हर देश के लिए अच्छा भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जिस देश की आबादी जो है वो कम है और वो पूंजीवादी देश है, अधिक उत्पादन के आधार पे अपने पूंजीवाद को बरकरार रखना चाहता है, तो उसके लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का कपड़े उद्योग में इस्तेमाल करना उचित होगा। लेकिन जिस देश में जनसंख्या अधिक है, मानव संसाधन अधिक है, अगर उस देश में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कपड़े उद्योग में करते हैं तो फिर एक नया समस्या जन्म लेगी। और वो नया समस्या कौन होगी? रोजगार की, यानी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस स्थिति पर अगर ये वर्गीकरण का हम लोग अध्ययन करें तो देखेंगे कि 10% उद्योग में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बाकी अभी भी 83% पावर लूम से ही कपड़ा का उत्पादन हो रहा है और 11% हस्त निर्मित कपड़े ही बन रहे हैं। इसलिए रोजगार के मामले में बहुत ज्यादा संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन एक संशय की स्थिति है कि इस 10% पे ही जो लोग रोजगार में लगे हुए थे, इसमें जैसे ही रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई
तो कपड़ा उद्योग में लगे हुए लोग बेरोजगार हो गए। तो अभी वर्तमान समय में जो बेरोजगारों की प्रतिशतता आप देख रहे हैं वो इस कारण, इसका भी योगदान कि बड़े मिलों में जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लगाया गया उसके कारण भी उत्पन्न हुआ है। और इसका एक अलग प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि कपड़े उद्योग में एक असमानता चली आ रही है। मतलब जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से कपड़े बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अधिक होगी, तो देश के अंदर ही वस्त्र उद्योग में कंपटीशन शुरू हो गया है। तो भविष्य में यह संभावना बन सकती है कि अगर इसकी प्रतिशतता जैसे ही थोड़ी सी बढ़ी तो इस पर यानी पावर लूम पर और हैंडलूम पर पूरी तरीके से दुष्प्रभाव पड़ेगा। अभी के डेटा के मुताबिक हैंडलूम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। जो 11% है वो धीरे धीरे मरण की स्थिति में चला जा रहा है। इसको संरक्षण और सुरक्षा देने की आवश्यकता है। क्लियर? अब देखिए आगे के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान कितना है। जितना भी उद्योग भारत में है उसमें जो उत्पादन होता है उसमें 14% उत्पादन किसका होता है? कपड़ा का। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कितना है? तो 4% है। किसी किसी किताब में 5% भी मिल रहा है। इसलिए ये दो डेटा आप अपने पास रखिए, ठीक है। और विदेशी आय जो हम लोग को आती है उसमें कपड़े से जो है वो 13% आती है और इस हिसाब से ये सेकंड नंबर पर है विदेशी आय में। तो आप पूछिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा है सर? तो फर्स्ट नंबर पे हीरा तराशने का उद्योग है। हीरा भारत में व्यापक पैमाने पे नहीं पाया जाता है, लेकिन हीरा तराश कर जो बेचा जाता है उससे भारत को सबसे ज्यादा आय होती है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा आती है। और सेकंड नंबर पे कपड़े का नंबर है। कपड़े में भी आप ऑब्जेक्टिवली याद रखिए कि सिलाया वस्त्र में भारत को विदेशी आय जो होती है उसके वजह से भारत सेकंड नंबर पर है। क्लियर? अब उसके बाद आइए कि उत्पादक राज्यों में तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। क्यों? क्योंकि यहां 122 मिलें हैं और जितना भी उत्पादन होता है उसका भारत में उसका 39% उत्पादन, 39% उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी जो 122 मिलें हैं उसमें से 63 मिलें केवल कहां है? मुंबई में है। यानी महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा केंद्रन किसका कहां है? मुंबई में। इसके बाद सेकंड स्थान पर कोल्हापुर आता है, नागपुर आता है। ये सब जगह भी कपड़े के मिले हैं। दूसरे स्थान पे गुजरात आता है जहां 118 मिले हैं और कुल भारतीय कपड़ा उत्पादन का 35 नंबर है, 35% है। और इसका जो अहमदाबाद शहर है वो सबसे बड़ा केंद्र है। तो मुंबई के बाद दूसरा शहरों में अगर देखा जाए तो शहरों में सबसे एक नंबर पर कौन हुआ? मुंबई। और शहरों में सबसे दूसरे नंबर पर कौन हो गया? अहमदाबाद। और तीसरा स्थान आता है तमिलनाडु का जहां 200 मिले हैं। तो मिलों की संख्या के आधार पर जो है ये पहले नंबर पर है, ये भी याद रखिए। लेकिन इस पहले नंबर पर एक और है कि सूत सबसे ज्यादा जो काटे जाते हैं। कपड़ा में महाराष्ट्र और गुजरात पहले या दूसरे पर है, लेकिन सूत के निर्माण में तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पे है क्योंकि यहां 45% सूत जो है वो काटा जाता है या बनाया जाता है। क्लियर? तो ये काफी इंटरेस्टेड आपके लिए है, तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से आप याद कीजिएगा। अब हम आते हैं उपमा, यानी उपाधि कुछ शहरों को दी गई कपड़े के आधार पर, ठीक है ना। तो मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। क्योंकि ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर शहर है वहीं क्रांति शुरू हुई थी और आज भी वहां जो है सबसे ज्यादा कपड़ा बनता है विश्व का। तो इसीलिए भारत का मैनचेस्टर मुंबई है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा कपड़ा बनता है। जिस तरीके से ब्रिटेन का शहर मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से भारत का मुंबई जो है कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए मुंबई को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। इसकी एक और उपमा है कि इसको कपड़े का कपास नगरी भी बोलते हैं, कॉटन पोलिश शहर। तो मुंबई के साथ कितनी उपमाएं जुड़ी हुई हैं? 2। एक मैनचेस्टर की उपमा और एक कॉटन पोलिश की उपमा यानी कपास नगरी की उपमा। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन बोला जाता है। बोस्टन अमेरिका का एक शहर है
और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो छात्रों, ये रही बात दो उद्योगों की, यानी कागज उद्योग का, वस्त्र उद्योग का। जितने भी ऑब्जेक्टिवली डेटा थे वे सभी के सभी विश्लेषण के साथ मैंने आपको बताया। हम समझते हैं कि आपको पूरी बात इस परिवेश में समझ में आई होगी। थैंक यू।